अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लें जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे और इसमें जो मेन टॉपिक है वो है पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स क्या चीज़ें हैं, उसकी वेरी बेसिक चीज़ों पे पहले आपको जाना पड़ेगा। इसमें देखें, बेसिकली ये अलजबरा है और अलजबरा में जो बुनियादी चीज़ है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स आपको पता है वो चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं, जिनका हमें पता नहीं है, अननोन चीज़ें होती हैं। तो उसको हम एक्स से, वाई से, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें मैंने लिखा है वेरिएबल्स हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अलजबरा में यही काम हम करते हैं कि लेटर्स को यूज़ किया जाता है अननोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अननोन्स का पता नहीं है, उन्हें हमें फाइंड करना है। तो उनको शो कराने के लिए हम लेटर्स यूज़ करते हैं, ए बी सी डी वगैरह। तो इस तरह से ये बनता है। और ये उसकी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी हुई है। 2x⁻³ है प्लस 9 है। और ये वेरी बेसिक चीज़ें हैं, पहले भी पढ़ी हुई है। ये 9 जो है वो एज ए कांस्टेंट कंसिडर होगा। ये इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी कहा जाता है। और ये हमारा एक्स वेरिएबल है और उसके पीछे जो चीज़ है वो कोएफिशिएंट है। अब नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी पहले हमने पढ़ा हुआ है। और देखें इसमें बात जो वो कर रहा है क्या है, अलजबरा है और उसकी एक्सप्रेशन है। यानी अलजबरा की टर्म्स होती हैं और वो आपस में कनेक्ट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड एडिशन, यानी जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। सो देखें लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, जैसे ये एक स्टेटमेंट है वेयर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, पावर, कोएफिशिएंट्स आर कनेक्टेड, वो कनेक्टेड होते हैं, ताल्लुक जोड़ा होता है बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस वगैरह। तो इस तरह से करके वो चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये बहुत तरह की होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं। तो उनकी जो काइंड्स हैं वो अब यहाँ उसने बताई हुई हैं। सबसे पहले उसने कहा है जी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। इन्हीं को हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो पोलिनोमियल हमने अगेन अगर आप याद करें तो 9-10 में पढ़ा था इसको हमने, कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं। पोलिनोमियल में ये है कि वो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में नहीं होती। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ वेयर एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो होल नंबर होंगे। और होल नंबर आपने पढ़ा हुआ है कि ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन उसको हम माइनस में नहीं लेंगे। और ये देखें मैंने उसकी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं कि ये पोलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल पावर है। लेकिन ये नीचे लिखी हुई है कि जो पोलिनोमियल नहीं बनती, नेगेटिव पावर आ जाए पोलिनोमियल नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए पोलिनोमियल नहीं बनना, ओवर में चला जाए फिर भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ओवर वाली चीज़ को आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो ज़ाहिर है फिर माइनस में पावर आ जाएगी। अब ये पोलिनोमियल की कुछ उसने ना टाइप्स दी हुई हैं और ये बड़ी सिंपल सी टाइप्स हैं, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। फॉर एग्जांपल देखें, पहले वो कहता है ज़ीरो पोलिनोमियल। अब उसके नाम के अंदर ही है ज़ीरो पोलिनोमियल के, उसमें हर चीज़ ही ज़ीरो है। अब देखें सिंपल ज़ीरो लिखा होगा, उसको ज़ीरो पोलिनोमियल कह सकते हैं। ज़ीरो एक्स कह लें या ज़ीरो के साथ ये शक्ल, क्योंकि हर चीज़ वो ज़ीरो है। शक्ल अब जो मर्जी उसकी बना ले, रहना उसने ज़ीरो ही है, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो ही होती है। तो नो डिग्री या ज़ीरो पोलिनोमियल, ये इसके अंदर ज़ीरोज़ आते हैं। फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब ही यही है कि उसमें वेरिएबल नहीं होगा, या वेरिएबल की पावर जो है वो ज़ीरो कह लें, उसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे हाली 3 लिखा हुआ है तो हम इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल नहीं आ रहा उसके अंदर। या इस तरह से करके भी कि भाई उसमें वेरिएबल है लेकिन वो ज़ीरो वेरिएबल है, तो इस तरह से ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बनेगा। फिर लीनियर पोलिनोमियल है, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। और शक्ल कोई भी हो सकती है, जैसे 3x+5 है, 9y है, कांस्टेंट नंबर ना हो साथ तो y की पावर भी 1 है। तो जिसकी पावर नहीं होती वो 1 होती है, हमें इसका पता है। तो ये लीनियर है। पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, 1 होनी चाहिए। और उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, कि जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की। और क्यूबिक है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो सकती है। अब उसका अगला स्टेप जो है वह है रैशनल एक्सप्रेशन। ये अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता था कि जिसमें एक ऐसा नंबर जिसको बटे में, ओवर में लिख सकते हैं, जैसे 7/9 है, तो ये ओवर में लिख लिया तो रैशनल नंबर है। लेकिन ये नंबर्स हैं,
लेकिन इन्हीं को अगर आप एक्स वाई के साथ ले आते हैं, एक्सप्रेशंस आ जाती हैं साथ, तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो देखिए हम इसको इस शक्ल में लिखते हैं, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। ठीक है, साथ एक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पता चले कि ये एक्स के फंक्शंस हैं। जैसे ये मैंने लिखा 2x-1, तो ये एक्स का फंक्शन है ना, नीचे भी एक्स का फंक्शन है। लेकिन अब मेन काम ये है कि ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल्स होनी चाहिए। जैसे पीछे हमने कहा पोलिनोमियल एक्स की पावर माइनस में ना हो, ये स्क्वायर रूट में ना हो। ठीक है, तो ये दोनों अगर पोलिनोमियल हैं ऊपर नीचे, तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। और इररेशनल जाहिर है उसी के उल्ट है। ठीक है, रिवर्स है उसका, कि एक ऐसी चीज़ जिसको पी एक्स ओवर क्यू एक्स की शक्ल में आप नहीं लिख सकते, उसको हम कह देंगे कि वो इररेशनल है। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स ओवर वाई और स्क्वायर रूट। अब y के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो फिर पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल नहीं बन रहा, क्योंकि ये चीज़ पोलिनोमियल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि फिर इसको हम रैशनल नहीं कह सकते, तो ये इररेशनल हो जाएगी। उसके बाद एक दो और चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। और ये रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और बड़ा सिंपल सा है। कहता है इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स, अगर एक पोलिनोमियल है कोई भी, ठीक है, एक बड़ा एक सवाल जैसे अलजेब्रिक चीज़ होती है, उसका हम नाम रख देते हैं कि वो पी एक्स है, इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। एक एक्स माइनस सी छोटी लीनियर पोलिनोमियल है, उससे अगर हम उसको डिवाइड कराते हैं, देन रिमाइंडर जो है उसका क्या होगा, पी सी। पी सी का मतलब ये होता है कि आपने एक्स माइनस सी जो रखा हुआ है ना, इसको आप ज़ीरो के बराबर रख के तो सी को उस साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू सी आ जाती है। ये वैल्यू आप पोलिनोमियल के हर एक्स में पुट करवाते हैं। अब ये सारा काम हमने सवालों के अंदर करना है। तो उसको करवाने से जो चीज़ आती है ना, जो पीछे बच जाती है चीज़, वो पी सी होता है और वो उसका रिमाइंडर होता है। तो ये ज़ाहिर है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। और इसका एक फर्दर क्रॉलरी बनती है जिसको फैक्टर थ्योरम कहा जाता है, कि अगर ये जो पीसी हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं वो अगर ज़ीरो आ जाता है, तो फिर क्या कहते हैं कि ये जो x माइनस सी था वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है। फैक्टर्स बनाने आते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, तो वो फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर बनाने भी ये पूछेगा। तो ये फैक्टर थ्योरम यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैक्टर थ्योरम है, कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो जो चीज़ डिवाइड करा रही थी वो उसका फैक्टर बन जाएगा। तो ये है जी थोड़ी बहुत थ्योरी। अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करते हैं और इसके हिसाब से बड़ा इजीली ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है और उससे हमने क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर यानी कि जो बाकी बचता है। बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास देखें पॉलिनोमियल है बड़ी, और उसको डिवाइड कौन कर रहा है, ये वाली टर्म कर रही है लीनियर वाली। हमेशा वो यही कहेगा लीनियर वाली चीज़ जो है वो डिवाइड करवा रही है। अब नॉर्मल एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको अंदर रखें, इससे डिवाइड कर दें, जैसे आम तकसीम है। लेकिन उसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं और वो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमने ये थ्योरम लेके आए हैं, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हमने क्या करना है, इसका नाम रखना है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स नाम रख लिया, पोलिनोमियल है। अब ये जो डिवाइड करने वाला है ना, आपको मैंने पीछे भी बताया था, इसको आपने जीरो के इक्वल रखना है और टू को उस साइड पे ले जाना है। तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है x -2 के बराबर है, वो आपने यहाँ हर x की जगह पे सब्सटीट्यूट करवा देना, लगा देना है। तो यहाँ x की जगह -2, इधर भी -2, इधर भी। ठीक है, ये सारी लग गई वैल्यूज़। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और इसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले पावर्स को हल किया करें। -2 की पावर 3 लेंगे 8, ठीक है, 2 की पावर 2 लेंगे 4। माइनस खत्म हो जाता है जब स्क्वायर हो, और क्यूब हो तो जाहिर है कि ऑड नंबर है, तो ऑड में पावर खत्म नहीं होती, वो आती है। ठीक है, इसी तरह 4 2 ज़ार 8 है, 2 माइनस प्लस हो गए, 8 और 1 9 है। इनको सिंप्लीफाई किया तो एंड पे क्या बचता है, 5। अब ये जो एंड पे आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये देखें इस तरह से आंसर। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। ये एक बड़ी पॉलिनोमियल है, डिवाइड हमने इससे करना है, उसको जीरो के इक्वल रखा, वहाँ से x की वैल्यू 2 मिल गई, इसको हमने पॉलिनोमियल का नाम रख दिया। वहाँ पे हमने x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करवाना है, सब हो गया। उसी तरह से हल करें, 2 की पावर 4 16, ये 8 हो गया, स्क्वायर 4 हो गया, एंड सो ऑन। ये +4 -4 खत्म हो जाएगा, 16 और ये भी 16 है, +3 करेंगे तो 35। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, एक जैसी चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। कहते हैं शो दैट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। यानी हमें यह बताना है कि x-3 इसका फैक्टर है, उसका हिस्सा है।
और फैक्टर कब होता है, अभी हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा कि वो फिर उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, मतलब कि रिमाइंडर आता ही नहीं है, रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो हम ये करके देखेंगे, पुट कराएंगे और एंड पे आंसर जीरो आएगा। सो प्रोसेस अगेन वही है सारा, x माइनस थ्री जीरो के इक्वल, -3 उधर गया +3, पोलिनोमियल नाम रखा उसका, x की जगह पे 3 पुट करवाया, 3 की पावर 3 27 एंड सो ऑन। ये हल करते गए तो ये देखें एंड पे जीरो आ रहा है। सॉरी अब नज़र आएगा आपको, थोड़ा नीचे नहीं किया, ये देखें। ठीक है, ये सॉल्व करवाते जाएंगे, कैलकुलेटर साथ रखें, ठीक है, खुद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें ज़ीरो आ गया। अब जब ज़ीरो आ गया तो फिर एंड पे एक सेंटेंस लिख दें उसको कि देखें जी x-3 जो है ये इसका फैक्टर बनता है। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डिसाइड वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट ऑफ दिस वन। तो ये भी वही काम है कि हमें चेक करना है कि x-3 इस टर्म का, इस पोलिनोमियल का फैक्टर बनता है कि नहीं। सो प्रोसेस देख लें, x-3 है इक्वल टू 3 बन गया, पोलिनोमियल में वैल्यूज पुट हो रही हैं और आंसर क्या आ रहा है -5। तो -5 आया तो डेफिनेटली जीरो तो नहीं ना आया रिमाइंडर। तो सिंस लिख देंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो सो x-3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ दिस पोलिनोमियल इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स, किसी भी फैक्टर से जब इसको डिवाइड कराते हैं सच दैट द क्वोशंट इज दिस वन। अब थोड़ा सा डिफरेंट है कि अब जिससे डिवाइड करा रहे हैं उसका हमें पता नहीं है और डेफिनेटली वही हमें फाइंड करना है, लेकिन डिवाइड करने के बाद जो चीज़ बाकी बच रही है वो हमें पता है, वो ये वाली है। तो देन फाइंड द अदर फैक्टर, के डेफिनेटली वो फैक्टर फाइंड करें। अब यहाँ पे ना एक रिलेशन हम बनाएंगे, ये उसने बुक में भी बना के दिया हुआ है कि डिविडेंड यानी जिस चीज़ को आप डिवाइड करा रहे होते हैं उसके ज़ाहिर है ये 3 पार्ट्स बनते हैं। एक डिवाइज़र, ठीक है, कि वो डिवाइड करने वाला कौन है, किसने डिवाइड किया उसको, जो बाकी बचता जो उसके ऊपर चीज़ आती है, क्वोशंट बेसिकली जो डिवाइड करने से ऊपर आ रहा होता है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं नीचे वाली, और साथ रिमाइंडर को प्लस करवाया जाता है उसके अंदर। अब इसकी मैंने ये एग्जाम्पल 21 डिवाइडेड बाई 2 को एग्जाम्पल के तौर पे बताया। 21 एक नंबर है। अब देखें 21 को अगर आप अंदर रख के 2 पे डिवाइड कराते हैं तो देखें 2 10 होता है ना 20, और ये पीछे 1 बचता है। अब देखें ये जो ऊपर चीज़ आती है ना ये हमारा क्वोशंट होता है, ठीक है, जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर वो ये प्लस होता है। देखें ना 10 2 बार 20 और एक ऐड करेंगे तो 21। तो हमारा जो 21 है उसके ये पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 1 यानी कि जो रिमाइंडर आता है। तो ये देखें ये फार्मूला है कि डिविडेंड जो है, जो चीज़ डिवाइड होनी है, बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है, जो एक्चुअल अमाउंट है ये वाली, इसने हमारा हमारा इधर आना है क्योंकि इसी ने डिवाइड होना है। तो ये जो चीज़ है ये वाली वो इस जगह पे आ जाएगी। डिवाइज़र उसका हमें पता नहीं है, वही हमारा अननोन है, x-c कह लें क्योंकि इस तरह का ही आंसर आना है, और क्वोशंट की जगह पे हम इसको लिख लेंगे, और रिमाइंडर जो है वो हमारा यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये हम आगे लिखते हैं। सो ये देखें उनको हमने वैसे लिख लिया, ये अननोन है x-c उसको कह लिया, ये फाइंड करना है, ये रिमाइंडर ज़ीरो है। अब ये अगर हमें फाइंड करना है तो ये टर्म फिर उठ के उधर जानी चाहिए, उधर जा, अब इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड करेगी, यानी सिंपल काम फिर एंड ये आ गया कि इसको डिवाइड करवाना है इससे। ये देखें लिख लिया। अब यहाँ पे एक जो नॉर्मल डिवीजन है वो हम कर लेते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका ज़रा मुश्किल ज़्यादा हो जाएगा, ये इजी है। तो इसको हमने अंदर रख लेना है, इस वाली को बाहर रख लेना है। ये कोई 8 9 में पता नहीं इस तरह का काम किया था कि नहीं, ये छोटी क्लासों में ये ज़रूर किया हुआ है 6 7 8 के अंदर। तो इसको कैसे करते थे कि पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को आपने देखना होता है, और इनमें जो कमी होती है वो आप ऊपर लिख लेते हैं। मसलन ये 4y स्क्वायर है तो ये 4y क्यूब है, तो यहाँ एक y ज़्यादा है तो एक y आप ऊपर लिख लें। अब इस y से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने नीचे लिखना है। y इसके पास आएगा 4y क्यूब, अब y ने इसके पास आना है -8y स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आप इसके नीचे लिख लें, और फिर y इधर आएगा तो ये 10y, तो ये आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद जाहिर है यहाँ पे एक लाइन लगाई जाती है, साइन चेंज किए जाते हैं, ठीक है, ये दोनों हमेशा कटेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। +8 और -4, ये प्लस का 4 बनेगा, साथ वाई स्क्वायर है उसके
-10 + 2 करेंगे तो -8y, और उस ऊपर वाले 10 को भी नीचे ले आए। अब देखें ये और ये तो तकरीबन सेम ही चीज़ है। तो जब सेम चीज़ हो तो फिर किससे करवाते हैं? 1 से, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो एग्जैक्टली यही सब कुछ आना है। ठीक है, इन सब को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो एंड रिमाइंडर ज़ाहिर है 0 आना चाहिए। तो अब ये जो चीज़ आई है y+1, ये हमारा आंसर होगा कि ये जो फैक्टर था जिसने उसको डिवाइड किया था, तो कोशेंट वगैरह जो आया था वो इसकी वजह से आया था। तो ये हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आगे से फिर उसी तरह नॉर्मल क्वेश्चन है। फाइंड क्यू फाइंड करें इफ़ दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x+1, कि ये इस पे डिवाइड हो जाती है, यानी इससे करने से उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो उसी तरह से स्टार्ट लेते हैं, x+1 को 0 के इक्वल, +1 उधर गया -1, इस सारे को हमने px का नाम रख दिया। अब हर x की जगह पे हमने -1 जो है वो सब्स्टिट्यूट करवा देना है। -1 का क्यूब -1, ये इसका ज़ाहिर है 1 हो जाता है, क्यू 1 ज़ार क्यू, और 7 1 ज़ार 7, और +6। अब रिमाइंडर इधर होता है ना, p-1 रिमाइंडर बनता है, तो इसको 0 के इक्वल रखना है क्योंकि वो एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। तो फिर यहाँ पे आपने 0 रख लेना है। p-1 ये देखें मैंने आगे लिखा है, तो वो 0 के इक्वल लिखेंगे। तो ये सारी जो भी चीज़ बनाई थी वो 0 के इक्वल। तो ये +6 और ये -8 करेंगे -2, उधर जाके +2। तो देखें बड़े आराम से क्यू का आंसर जो है वो हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। यहाँ क्या करना है? यहाँ फाइंड करना है एम को सच दैट कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाय x-2 गिव्स द रिमाइंडर 16। अब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, 16 है, तो जहाँ रिमाइंडर है वहाँ 16 लगा लेंगे। प्रोसेस अगेन वही सब कुछ, x-2 इक्वल टू 0 किया, -2 उधर गया +2, ये इसको हमने पॉलिनोमियल का नाम रखा, x की जगह 2 पुट कराते गए। ठीक है, अब ये जो p2 है ये रिमाइंडर है हमारा, तो रिमाइंडर ज़ाहिर उसने कहा 16 होना चाहिए, तो p2 की जगह पे आपने 16 लगा लेना है। इनको हल करते जाएंगे, 2 का क्यूब 8 है, स्क्वायर 4 है, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे करते हैं, ये 16 खत्म हो जाएगा, इधर गया तो माइनस होना है ना, तो खत्म हो जाएगा। तो 12 - 6 करेंगे तो प्लस का 6, और ये चूंकि -m है इसको उधर ले जाए तो m = 6, तो m का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बड़ा सिंपल सा है। चेक वेदर 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ दिस वन, कि ये जो दो नंबर्स हैं क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। जीरोज वही होते हैं जिनको पुट कराने से आंसर 0 आए। तो हम चेक कर लेते हैं, प्रोसेस वही फिर सारा कि पुट करवाना है। x = 1 पहले वो कर ले, इसको आप पॉलिनोमियल का नाम रखें। 1 पुट कराया, 1 पुट कराने से देखेंगे वो 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो x = 1 है ये उसका 0 है उस पॉलिनोमियल का। और इसी तरह से जब x = -2 आपने पुट कराना है, तो -2 पुट करवाने से क्या बन रहा है? 12 बन रहा है। तो इसका मतलब कि 1 तो है उसका फैक्टर, लेकिन जो -2 है वो उसका फैक्टर नहीं है। 8 वाला क्वेश्चन है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जीरोज को खुद फाइंड करना है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि किस नंबर पे, किस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल हमारा सारे का सारा 0 हो जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये अगर याद करें, अभी मैंने परसों ही ना एक वीडियो बनाई है 9th क्लास के लिए, वो थी 5.4। 5.4 में भी एग्जैक्टली यही काम था जो यहाँ इस क्वेश्चन में करना है। उसमें हम ये करते हैं कि हमें खुद से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्या वैल्यू लगाएं x की जगह पे कि ये सारा 0 हो जाए। अब देखिए, अगर आप 1 लगाते हैं ना, तो 1 लगाने से ये तो हो जाएगा 2 और 3 5, लेकिन ये दोनों माइनस की बड़ी हैं, तो ये ओवरऑल 0 नहीं बन रहा, मे बी 2 लगाने से बन रहा हो। और इसका वैसे जो थ्योरी है वो ये होती है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है और ये जो शुरू वाला है, इनको मल्टीप्लाई करवा लें। 2 6 12, और ये देखें कि 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 12 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, बस। अब ये चारों में से कोई ना कोई ज़रूर उसका 0 होगा। ठीक है, इस तरह से भी आइडिया लिया जा सकता है, वरना ज़ुबानी जैसे मैं टोटका बता रहा हूँ, ठीक है, अंदाज़ा लगा लें। तो x = 2 जो है आप पुट करवा के देखें। अब 2 मैंने पुट करवाया है, ठीक है, उससे देखें आंसर 0 बनता है। तो एक तो हमने 0 उसका अंदाजे से पता चला लिया कि वो क्या है, 2। ठीक है, एक नंबर हमने फाइंड कर लिया, 2 और फाइंड करने हैं, क्योंकि देखें ये क्यूबिक फंक्शन है। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल या फंक्शन होता है उसके आंसर्स 3 आते हैं। एक आंसर या एक 0 हमने फाइंड कर लिया। अब बाकी 2 कैसे फाइंड करेंगे? तो ये भी वही जो 9th क्लास में एक हम मेथड यूज़ करते थे, सिंथेटिक डिवीजन वाला, वो हमने यहाँ यूज़ करना है।
और उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है ना, इसके कोएफिशिएंट्स ले लें, 2, 3, -11, -6, उसको आप ऐसे तरतीब से लिख लें। और अभी जो आपने ये जो ज़ीरो फाइंड किया है एक्स इज इक्वल टू 2 वाला, जिससे ज़ीरो हो जाता है, उस 2 को यहाँ बाहर लिख लें। ठीक है, ऐसे करके लाइनें लगा लें। अब क्या करना क्या है, पहला नंबर एज इट इज़, जिनको नहीं पता वरना ये 9 में किया हुआ है, तो 2 पहला जो भी नंबर होगा उसको एज इट इज़ नहीं चले आए। नेक्स्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2s आर 4, वो यहाँ लिखना है। फिर इनको ऐड करवाएं, प्लस इकट्ठा करें, 3 और 4 7 हो गया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, 2 7s आर 14, वो यहाँ आ गया। 14 में से ये 11 माइनस हो रहा है, 3 आ गया। फिर मल्टीप्लाई, 2 3s आर 6, और एंड पे जीरो आएगा, ये रिमाइंडर होता है एंड वाला। और वो जाहिर है वो ऊपर भी जीरो आया ही था ना 2 पुट कराने से। लेकिन अब हमें जो चीज़ चाहिए वो ये वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ये एक्चुअली वो कोशंट होता है जो डिवाइड करने से आता है। x-2 से जब उस अपने पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे ना तो ये आता है, लेकिन हमें इस तरह से जल्दी मिल जाता है सिंथेटिक डिवीजन से। अब ये लिख लेंगे। अब ये कैसे लिखना है, वो उस तरह से होता है कि अगर ये क्यूबिक फंक्शन है ना, तो आपने फिर इसको क्वाड्रेटिक बना लेना, एक लेस पावर कर लेते हैं। तो 2 के साथ एक्स स्क्वायर लगा लें, 7 के साथ एक्स लगा लें, 3 को वैसे ही लिख लें। तो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल टू ज़ीरो रख लें क्योंकि हमें आंसर्स लेने हैं ना, तो इक्वल टू ज़ीरो रखना चाहिए। तो अब इसके, चूँकि ये क्वाड्रेटिक है, तो अब कोई भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन कर लें। तो यहाँ मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर बनाने का रूल यही था, इसको इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3s आर 6। अब बीच वाला 7 है, तो 7 का ऐसा पेयर बने कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड करने से 7 आ जाए, तो वो 6 और 1 बनते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स बन गए। अब चूंकि 4 चीज़ें हो गई हैं, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, देखें कॉमन लिया, जब कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं। x+3 कॉमन होगा, 2x+1, ये वही पुराना मेथड है फैक्टर्स बनाने का। x+3 को लहदा से 0 के इक्वल, 2x+1 को लहदा से 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें दो आंसर्स मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे 8 सवाल जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। साथ हैंड पे आप लिख सकते हैं कि वो तीनों फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं, या तीनों ज़ीरोज़ जो हैं वो ये हैं, -3 +2 -1/2, क्योंकि यही हमने आंसर्स जो हैं ये फाइंड किए हैं, तो ये हमें लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। इस फंक्शन को एक्सप्रेस करें, शो करें, इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, इस शक्ल में शो कराना है। अब जिस शक्ल में शो कराना है वो क्या चीज़ है कि इधर फंक्शन है, इधर उसका वही डिवाइज़र x-1, साथ उसका वो जो कोएफिशिएंट है, प्लस उसका रिमाइंडर, जो मैंने आगे भी आपको फार्मूला बना के दिया। लेकिन यहाँ उसने एक अच्छा काम ये किया है कि हमें ये जो a है उसकी वैल्यू दे दी है 4, कि भाई 4 यहाँ होना चाहिए, x-4। अब जब हमें ये पता चल गया कि 4 से डिवाइड होना है तो फिर ही रिमाइंडर और कोशेंट आना है, तो आप बड़े आराम से वही जो सिंथेटिक डिवीजन मैंने पिछले सवाल में करवाई थी ना वो लगा लें, क्योंकि यहाँ से कोशेंट हमें बड़े इजीली मिल जाता है और कोशेंट ही हमें चाहिए। कोशेंट आ जाएगा तो वो सिचुएशन पूरी हो जाएगी। तो कोएफिशिएंट्स लें, 1 -1 -14 +8, वो देखें हमने लिख लिए। 4 से करना है, 4 को बाहर रखें, वही प्रोसेस रिपीट करें, 1 एज इट इज़, 4 1s आर 4, 4 में से -1 करें 3, 4 3s आर 12, 12 -14 -2, 4 2s आर 8 और -8 है तो 8 -8 0। अब यहाँ एंड पे 0 आया तो दैट मीन्स के रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। यहाँ कुछ आता तो हम लिख देते आर ये है, और क्वोशंट ज़ाहिर है ये बनना है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक है, 1x² + 3x - 2, वो लिख लें। अब आपने उस फंक्शन में जो शक्ल बना के देनी थी वो लिख दें, क्योंकि x - a था ना तो a की जगह 4 है, और आगे क्वोशंट था तो क्वोशंट हमने ये फाइंड किया है, प्लस आगे रिमाइंडर था तो रिमाइंडर 0 है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। लो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर रूम, ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई। अ रेक्टेंगुलर रूम हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ दिस वन। वॉल्यूम ज़ाहिर है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होती हैं, ये उसका वॉल्यूम उसने दे दिया। तो क्यूबिक है, ज़ाहिर है तीनों चीज़ें हैं तो क्यूबिक की शक्ल में होना चाहिए फंक्शन, तो इतने क्यूबिक फीट जो है वो वॉल्यूम है। द हाइट ऑफ द रूम इज दिस वन। हाइट ज़ाहिर है एक सिंगल चीज़ है तो लीनियर फॉर्म x+1, ठीक है, सही बनाया उसने। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया फाइंड करना है। अब बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ये जैसे वैसे भी कह लेंगे वॉल्यूम फाइंड करना हो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करते होते हैं, ठीक है ना, लेंथ विड्थ हाइट।
तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया ही बनता है ना, ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट कह लें, तो यही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू लगाएं, एरिया फाइंड करना है, हाइट हमारी ये है। अब एरिया फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल है, इसको उठा के उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड कराएगा, तो डिवाइड के लिए ये शक्ल। अब जाहिर है कि डिवाइड इसी से करना है, तो ये x+1 से ही करना है ना, तो फिर x+1 को 0 के इक्वल रखें, +1 को उधर ले जाए -1, और यहाँ पे देखें क्वेश्चन ही हमें चाहिए कि बाकी क्या बचता है, वही एरिया आना है। तो उसके लिए फिर आप अगेन सिंथेटिक डिवीजन का तरीका जो है वही यूज़ कर लें। जो पोलिनोमियल हमारा ये वाला है, इसके कोएफिशिएंट्स लिखें, और -1 जो है उससे आपने उसको शुरू करा लेना है। पहली टर्म एज इट इज़ लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, -1 इंटू 1 -1 वो इधर आ गया, 11 -1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके ये बन जाता है -10, 34 में से -10 करें तो 24, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ाहिर है -24, और देखें रिमाइंडर 0 आया है, क्योंकि ज़ाहिर है उसका वो फैक्टर ही है उसका। अब ये है क्वोशंट और यही हमारा एरिया है, तो डायरेक्टली आप लिख दें कि एरिया इज इक्वल टू 1x², 1 को लिखते नहीं है, x² प्लस साथ ये 10 है तो 10x हो जाएगा, और साथ ये 24, तो ये हमारा एरिया आ गया। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।